अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी बात के साथ मैं आपका होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा एक मुनफरिद प्रोग्राम, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी हमने सियासत पर बात की, आज भी हम सियासत पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ जनाब अहमद कयूम साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने कीमती वक्त दिया। इसी के साथ साथ हमारे साथ आज फिर एक दफ़ा दोबारा तजिया निगार एंकर पर्सन जनाब चौधरी वसीम इरशाद साहब मौजूद है। इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, आज फिर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के ऊपर, बात करेंगे कि क्या हालात चल रहे हैं, और मजीद जानेंगे आज एक माशाल्लाह इमरानिस्ट अहमद कयूम साहब का जो एक लकब भी इनके साथ लगा हुआ है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अहमद भाई, ये बताइएगा सबसे पहले कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कब ज्वाइन किया, क्योंकि माशाल्लाह मैं भी काफी अरसा दराज से देख रहा हूँ आपको, और आपने अपना लकब इमरानिस्ट के साथ लगाया। सर, ये सबसे पहले जो फखर भाई बात है, मैं 19 एज ए प्लेयर तो हम इमरान खान जी जी पसंद करते थे। जी जी 94 में फर्स्ट टाइम खान साहब साहिवाल आए थे शौकत खान की फंड रेजिंग के लिए, तब पीपीएस स्कूल में हमने उनकी फंड रेजिंग की। जी जी तो तब से ही फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे, तो एक तलिस्माती शख्सियत, एज ए शख्सियत, नॉट अ पॉलिटिशियन। और 96 में जब उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की, इतनी होश भी नहीं थी उस टाइम भी, 7वीं 8वीं में होंगे, तो इतना अट्रैक्ट नहीं किया। असल जब खान साहब का मुझे नजरिया जो समझ आया ना, जब मैं 2006 में आउट ऑफ कंट्री गया जी, वो जब खान साहब बातें करते थे, जब वो अपना मंशूर बयान करते थे, तो उधर बैठ के हमें ये लगता था कि यार ये तो हम तो जो है ना वो जानवरों जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं पाकिस्तान में। असल जो जिंदगी है वो तो उधर है, जो राइट्स उनको मिल रहे हैं, जो चीजें उनको मिल रही हैं। जुडिशरी की जो बात करते थे, जहाँ से तहरीक इंसाफ की बुनियाद पड़ी थी, और अपने राइट्स पे खड़े होने की जो बात थी, वो खान साहब की पसंद आई। फिर जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे इधर पता लगा कि पंजाब के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो उधर फिर मैंने ज़ियाउर रहमान खान साहब हमारे पायनियर मेंबर हैं, इमरान अजीज साहब, तो उनके साथ फिर हमने उधर बैठ के पार्टी ज्वाइन की, और उसके बाद से टिल एंड अभी खान साहब। जी बिल्कुल अहमद भाई। अच्छा अहमद भाई, ये बताइएगा मुझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरसा दराज से साहिवाल में अपना जो है वो एक रोब व दबदबा मैं कहूँगा बरकरार रखने में अब आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो रही है। पहले क्योंकि इतना था रूज नहीं था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जा रहे हैं। और इस हवाले से मुझे बताइएगा, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके एक हमारे समाजी कारकुन थे शेख नुमान साहब, उनसे बात की थी। आपके नजरिए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त साहिवाल में कहाँ स्टैंड कर रही है? सर देखें, साहिवाल क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी थी जो एक 22 साल की जदोजहद के बाद, आप कह रहे हैं कि उसको अरूज मिला, जी मिला, जी ठीक है। उससे पहले हम साहिवाल में हमेशा यही सुनते थे कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, जी ठीक है, ये मुस्लिम लीग नून का किला है। इसमें जहाँ तक स्टैंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, नो डाउट इसमें हमें जो देखें, सीधी बात मैं करता हूँ, मैं किसी के यानी कि अपनी पार्टी के साथ मुखलिस हूँ, अपने शहर के साथ मुखलिस हूँ। हमें सोचना चाहिए कि जब हमारी कैंपेन चल रही होती हैं, देखें इलेक्शन जो होता है ना, वो सिर्फ आधा इलेक्शन जो होता है वो आखिरी दिन का होता है। जी, हमें अपनी कमियों को ताहियों को भी देखना चाहिए कि हम इलेक्शन डे को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इलेक्शन डे से पहले जो सूरत हाल है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, और रिजल्ट डे को कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे आती थी कि हम बड़ा अच्छी इलेक्शन कैंपेन भी की, इलेक्शन डे भी हाउ करके मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जब एंड रिजल्ट का जो खान साहब ने 2014 के धरनों में हमें फॉर्म 45 और ये इस तरह की चीजों के बारे में बताया, वो हम मैनेज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल अहमद कयूम साहब, आपने जो है इसको मजीद जो है इस बात को डिटेल में बता दिया है। हमारे साथ तजिया निगार जनाब चौधरी वसीम साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आपकी तरफ में आऊँगा। सर, ये बताइएगा मुझे कि इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट जो भी थोड़े दिनों पहले आपको देखा होगा हुआ है, इस हवाले से आप पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या देखते हैं कि वो कहाँ इस टाइम स्टैंड कर रही है? क्या है वो इलेक्शन के लिए तैयार है? आप सोचते हैं इस हवाले से? जी देखें, इलेक्शन की डिमांड ही सिर्फ पीटीआई की है। सही। ये बात तो कहना ही खैर वो मसला केस है कि जी वो स्टैंड करती है कि नहीं। पीटीआई का जब से अदम एतमाद की करारदाद कामयाब हुई थी और खान साहब को उतारा गया था प्राइम मिनिस्टरशिप से, तब से लेके आज तक की जो कैंपेन है पीटीआई की वो वही है कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं और पता चल जाएगा कौन पार्टी किस जगह पे खड़ी है।
تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج جو موقع ہے, بالکل آج کا جو سینیریو ہے, اس میں جو سب سے بہترین اگر کوئی کیپچر کر سکتا ہے وہ صرف پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی. کیوں؟ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے, پیٹرول پرائسز کہاں پہ کھڑی ہیں, ڈالر کا ریٹ کہاں پہ کھڑا ہے, چیزیں جو عام عوام کی دست سے بالاتر ہو چکی ہیں, ان کی پہنچ سے بالاتر ہو چکی ہیں. تو میرے خیال میں کہ جتنا بہترین موقع آج پی ٹی آئی کے لیے اس چیزوں کو کیش کروانے کا, وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا نہیں ہے. بالکل. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں, ان کی پوری قیادت فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے, اور وہ ہر چیز کرنے کے بعد ایک معصومانہ سوال کر دیتے, جی اسی مانگتے کی پہ ہیں, جی اسی الیکشن ہی مانگتے پہ, پیچھے کیا ہوا, اس کی ہسٹری کیا ہے, کوئی اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ خان صاحب کا تو ویسے بھی بیانیہ بک رہا ہے. تو میں تو اکثر مذاق میں کہہ جاتا ہوں کہ خان صاحب کا جھوٹ بھی اج وکدا پیا وا تے لوگوں کا سچ بھی نہیں کو سننے کو تیار ہے. ایسے ہی ہے. اس لیے خان صاحب کا بیانیہ جی اس وقت عروج پہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ جو بول دیتے ہیں وہ پھر وہ چھا جاتا ہے میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر. تو میرے نظر میں اس وقت جو سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا وہ صرف پی ٹی آئی, پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. پی ٹی آئی اگر آج الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اگر میں یہ لفظ بول رہا ہوں کیونکہ مجھے ابھی تک سنیریو الیکشن کا نظر نہیں آ رہا, ایسے ہی ہے. گو کہ الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے, ابھی اس کے اوپر بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں آگے آئیں گے. پی ٹی آئی تیار ہے, پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ آج الیکشن ہو جائے. کیوں؟ عوام جو ہے وہ بھی اپنی, بے شک وہ نظریاتی کارکن ہے یا وہ جس طرح کا بھی کارکن ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا, خاص طور پہ میں نون لیگ کا ذکر کروں گا, تو نون لیگ کا ورکر بھی اور نون لیگ کا سیاستدان بھی, ان کو پتا ہے کہ ہمارا ورکر ہم سے نالاں ہے, ہمارا ورکر ہم سے ناراض ہے. وہ ان کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہے, وہ ان کو یہ سمجھا نہیں پا رہے کہ یہ مہنگائی کس کی وجہ سے ہوئی, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. لوگ بیک گراؤنڈ میں نہیں جا رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کا دودھ نہیں ہے, ہمارے بچوں کے لیے آٹا نہیں ہے, ہمارے بچوں کے لیے چینی نہیں ہے. لوگ بنیادی چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. تو اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, پی ٹی آئی اس پہ سٹینڈ کرے گی. بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا, گیلپ نے ایک سروے بھی کیا تھا, تو اس سروے میں خان صاحب جو ہے وہ 61% پاپولیرٹی کے ساتھ ٹاپ پہ تھے. 61. اور جو میاں نواز شریف صاحب تھے وہ 36 کے ساتھ سیکنڈ پہ کھڑے تھے. آپ دیکھ لیں کہ یعنی کہ ہاف کا ڈفرنس آ رہا تھا. یہ ایک انڈیپینڈنٹ سروے تھا. الیکشن میں کیا ہوتا ہے, الیکشن کب آتے ہیں کب نہیں آتے وہ بات کی بات ہے. جو میں سروے ہم نے دیکھا وہ اس میں آج بھی خان صاحب پاپولر ترین لیڈر بن کے ابھرے ہیں. کیوں ابھرے ہیں؟ کیونکہ یہ گورنمنٹ ابھی تک عوام کو بیسک چیزوں کے اوپر ریلیف نہیں دے سکی. بالکل سر, ہم یہ کیوں پہ دوبارہ آ جائیں گے, اور اب میں بات کروں گا احمد قیوم صاحب آپ سے کہ ڈسکشن چل رہی ہے اس حوالے سے. مجھے یہ بتائیں کہ ٹکٹس کے جو تقسیم ہے, ساہیوال کے عوام کی طرف میں آ رہا ہوں کہ ساہیوال کے عوام کا ایک بہت اہم سوال ہوتا ہے, اور ایک نیوز بھی اڑ رہی ہے. چودھری صاحب آپ کو بھی پتا ہو کہ رانا طارق جاوید صاحب جو ہے وہ ٹکٹ دی جا رہی ہے اور چودھری یاسر صاحب کو پیچھے کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹکٹس کی تقسیم ہو رہی ہے وہ منصفانہ کرنے لگے, یا جو پرویز الہی کے جو کارکن ہیں وہ بھی درمیان میں جو ہے وہ اپنی ٹکٹس حاصل کریں گے؟ اس میں فضل بھائی ایک چیز ہے, سب سے پہلے تو میں کلیریفائی کرتا ہوں کیونکہ میں سوشل میڈیا سے بھی انٹریکٹ ہوں پارٹی میں, ویسٹ ریجن پہ پنجاب لیول پہ بھی. یہ جو نیوز ہے ابھی فیک ہے, اور اس کو فیک قرار بھی دے دیا گیا پارٹی کی طرف سے کہ ابھی ہم نے وہ جو رانا طارق جاوید صاحب والی وہ پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا فورم پہ خبر چل رہی ہے کہ ان کو ٹکٹ دے دیا. دیکھیں پرویز الہی جو ہے یہ اس کی پارٹی ہے, اس کے بندے کوئی نہیں, وہ ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں, وہ ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کے میرے بندے یہ نہیں کرتے. دوسری جہاں تک نہیں ٹکٹ کی بات, تو ویری سمپل میں بتاؤں کہ ایک تو ہماری ریکمنڈیشن گئی ہیں ڈسٹرکٹ ریجنس کی طرف سے, پنجاب کی طرف سے. ایک ہماری اور کمیٹی بھی خان صاحب نے اس دفعہ بنائی ہے جو تھرڈ پارٹی سروے یا پارٹی کے اندر سے سروے کرے گی, اور اس کے اندر میرے تک جو اطلاعات آئی ہیں اس میں کئی ایسے کینڈیڈیٹس آئے ہیں جن کا ریجنل لیول پہ یا پنجاب لیول پہ نہیں گیا, لیکن خان صاحب نے وہ ان سے پوچھا کہ یہ بندہ ایڈ کیوں نہیں کیا آپ نے, کیونکہ انہوں نے جو اپنی ادھر سے ریکمنڈیشن لی ہیں جو سروے تھرڈ پارٹی سے کروائے ہیں, اس میں اس بندے کی ریپیوٹ زیادہ اچھی ہے بجائے کہ دوسرے کینڈیڈیٹس. اچھا بالکل احمد قیوم صاحب. اچھا میں ایک بات کروں, اگر آپ نے جیسے بات کی ٹکٹس کے حوالے سے, میں ساہیوال کے منصوبوں کے حوالے سے بات کروں, کیونکہ ساہیوال میں اگر کوئی عوام آتی ہے تو منصوبے دیکھ کے آتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کے ہونے کے ناطے آپ مجھے سر یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ یہ ساہیوال کے عوام کا بہت سوال ہوتا ہے کہ آج تک پاکستان تحریک انصاف نے ساہیوال میں کن منصوبوں پر کام کیا ہے, اس منصوبوں پہ عمل بھی ہوا ہو, وہ پلیز بتائیے گا ذرا. اس میں فخر بھائی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک ساہیوال کا ڈرا بیک یہ رہا کہ ساہیوال سے جو ہماری گورنمنٹ تو آ گئی,
लेकिन हमारे नुमाइंदगान जो थे वो साहिवाल से इलेक्ट नहीं हो सके। सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा ये रहा। लेकिन उसके अलावा भी फिर भी जो कोशिश की गई उसमें आप देखें, सबसे पहले हेल्थ कार्ड इशू हुआ था, सबसे पहले साहिवाल डिवीजन और डेरा गाजी खान डिवीजन में उसको किया गया। उसके बाद एक प्रोग्राम हमने पहले भी कर चुके हैं इसी न्यूज चैनल के दोस्तों से, जो पिसअप प्रोग्राम था। बेशक उसकी अप्रूवल वगैरह पहले की हो, लेकिन उस प्रोग्राम को भी कंटिन्यू रखा। बीच में आपने देखा गवर्नमेंट एक दफा चेंज हुई, कुछ प्रोजेक्ट रुक गए। इसके अलावा खान साहब जब साहिवाल आए थे उनसे हमने बड़ी डिमांड की उधर भी के साहिवाल को अटैच किया जाए मोटरवे के साथ। बिल्कुल ठीक है जी। तो उसमें उन्होंने सिंपल सी एक बात की जो वक्ती तौर पे तो हमें बुरी लगती है। उन्होंने कहा जी मैं पहले इसका वो चेक करवाऊंगा एस्टिमेट्स वगैरह या जो उसके प्रपोजल्स हैं, बाद फिर मैं अनाउंस करूंगा। ये नहीं है कि मैं 5 मिनट के लिए तालियां बजवा लूं और बाद में वो साहिवाल के पेटे पर दे। अच्छा इमरान भाई, मैं आपकी बात यहाँ काटूंगा। सॉरी जी, तालियों के हवाले से अगर बात की है आपने, तो वैसे इमरान खान ने साहिवाल में, अब मैं बात करूंगा कि ऑल ओवर द पाकिस्तान, कहा बहुत जा रहा है कि सिर्फ बातें ही की जा रही हैं। वेरी सॉरी, क्योंकि मैं एक अवाम का नुमाइंदा होने के तौर पे आपको ये बात कोट करना चाहूंगा। तो क्या हमें कोई ऐसा मंसूबा बता सकते हैं, मैं फिर कोई सवाल करूंगा आपसे, शौकत खानम के अलावा कोई ऐसा मंसूबा बता सकते हैं जो पाकिस्तान में नाफिजुल अमल हो, जिसकी वजह से हमारी अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे? हाँ सर, ये देखिए इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि केपीके में हमारी 2 बार हुकूमत रही है। हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है जो पूरे पाकिस्तान में तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको पता है 18th अमेंडमेंट के बाद सूबाई और वफाकी ऐसे महकमों में तकसीम हो गई कि ना उधर कह रहे आधा तीसरा आधा बटेवाला साहब। हेल्थ कार्ड पंजाब केपीके और बलोचिस्तान में हमारी गवर्नमेंट थी, उधर ये इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट एवर आई हैव सीन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। उसके बाद एक सबसे ऐसा प्रोजेक्ट कि मैं जब अपना शाम को अपने बच्चे को अगर बैठ के पढ़ा रहा हूँ और साथ मेरे ड्राइवर के बच्चे बैठे हैं, उनकी भी सेम किताबें हैं और मेरे बच्चों की भी सेम किताबें हैं। फीस मेरे बच्चे 10-15 हज़ार रुपये दे रहे हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के भी वही किताबें पढ़ रहे हैं जो मेरे बच्चे सिंगल बिल्कुल खान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद मजीद ऐसे प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा हैं जिनपे हम कह सकते हैं हमारी हिस्ट्री में एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हुई। तो कहते हैं ना कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा, वो मैं बात करता होता हूँ अक्सर अपने दोस्तों बैठे कि कुबेर उड़ाते हुए कुबा सीधा हो गया। ठीक है, कोरोना वायरस दुनिया भर में नुकसानात उसके हुए, लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में आप देखें कि खान साहब की पॉलिसीज की वजह से उस टाइम लोग असेंबली के फ्लोर पे बैठ के ये कह रहे होते थे कि जी बंद करें कारोबार, सब कुछ कर दें, लेकिन उन्होंने अपने बड़ा इससे तदब्बर से फैसला करते हुए स्लोली पहले इंडस्ट्रीज बंद की, आहिस्ता फिर उसका फायदा ये हुआ कि बाकी दुनिया बंद थी, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हुई। हमारा जो जीडीपी था वो 6%। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ने आके जो जारी किया था सर्वे, उसमें था कि बिल्कुल शेख साहब आपने इस पे रोशनी डाली। नाज़रीन, मैं जो है वो अब ब्रेक लेने जा रहा हूँ। अपने इस बात पे इस गुफ्तगू को हमारी जारी सारी रहेगी। हम बात करेंगे इसके बाद चौधरी वसीम साहब से कि आजकल खुदकुशी का रुझान, बिजली गैस की क्या सूरत हाल है, क्योंकि नाज़रीन अवाम रुल रही है। हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estates, and new project in Arifala Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate.
Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी सारी थी। अहमद क़य्यूम भाई ने अपना एक बेहतरीन अंदाज में जो है अपना पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया। मैं दोबारा आता हूँ वसीम साहब की जानिब। सर, एक पाकिस्तान का एक बहुत अहम इशू महंगाई, हमारी जो रिसेशन का एक बहुत अहम इशू चल रहा है, बिजली गैस गरीब रुल रहा है। आप क्या समझते हैं सर कि इसमें पास्ट हुकूमतों का, पिछली हुकूमतों का, मैं अगर बात करूँ पीपल्स पार्टी, इमरान खान साहब भी एक दफ़ा हुकूमत में आ चुके हैं, दावे कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी आ चुकी है, दावे कर चुकी है। आपकी असेसमेंट क्या है इस हवाले से? आप पाकिस्तान किस दहाने पे खड़ा है, जरा बताइएगा। पाकिस्तान तो जी इस वक्त भाई के दहाने पे खड़ा है, Exactly. इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनके तमाम तर सूरत के जिम्मेदार हमारी तमाम सियासी पार्टी। बिल्कुल। और इसमें अगर आजकल की मैं बात करूं तो मैं तो बरमला खान साहब को इसका मौजूद इल्जाम ठहराऊंगा। सियासी इस्तेहकाम जब तक हमारे मुल्क में नहीं आएगा, देखें, एक तरफ अगर 10 पार्टीज हैं, 13 पार्टीज हैं, 15 पार्टीज हैं, 20 पार्टीज हैं, ये तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टी, बिल्कुल, जिसको हम पीडीएम कहते हैं, कुछ उसके अंदर कुछ उसके बाहर है, तो उसकी बिल्कुल दूसरी साइड पे खान साहब अकेले बैठे हैं। अच्छा, उनकी तरफ से बार दफा कहा जाता है कि जी जो है ना मुआशियत के ऊपर बात की जाए, इकॉनमी के ऊपर बात की जाए, 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर बात की जाए, ताकि खान साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर है, खान साहब का एक बहुत बड़ा फॉलोइंग बैक भी है पाकिस्तान में, खान साहब की बात को लोग देखते भी हैं, लेकिन हर दफा आगे से वो उस चीज को कट मार दिया जाता है, क्योंकि खान साहब का जो बयानिया था ना जी, वो चोर डाकू लुटेरों के ऊपर था। अब वो ही चोर डाकू लुटेरे जो है ना, वो आके गवर्नमेंट में बैठ गए, और वो सियासत क्या है कि हकीकत है, वो पाकिस्तान की एक हकीकत है, वो पार्टी हकीकत पे मबनी है। अब खान साहब बाकी जगह पे यहाँ पे यू टर्न ले चुके हैं, तो या तो वो इस जगह पे भी यू टर्न लें और वो उनके साथ नेगोशिएशन करें, मिसाके मईशत के ऊपर वो बैठे, 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर बैठ जाए, ताकि जो गरीब अवाम है उनको रिलीफ मिले। रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? ना खान साहब के ऊपर कुछ जा रहा है, खान साहब भी बादशाह सलामत बैठे हैं, खान साहब का सर्कल चल रहा है, खान साहब के भी एटीएम चल रहे हैं, खान साहब को भी हर चीज मिल रही है घर बैठे। वो जब सुबह उठते हैं तो बंदे उनके सामने वो लेके बैठे होते हैं, जी नाश्ता भी आ गया, जूस भी आ गया, एक्सरसाइज भी हो गई। अगर हम पीडीएम की जमातों की तरफ बात करें तो उनका भी जिंदगी गुजारने का यही तरीका है, उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा कि गरीब के घर आज रोटी बनी है, गरीब के घर चूल्हा जला है, या गरीब के घर कुछ पका या नहीं पका, मर कौन रहा है? एक आम गरीब आदमी मर रहा है, चाहे वो वर्कर पीटीआई का है, चाहे वो वर्कर नून लीग का है, चाहे वो पीडीएम की जमात से ताल्लुक है। इन दोनों पार्टीज की, इनके पार्टी से मुराद पीडीएम वर्सेस पीटीआई, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान एक गरीब आदमी का हो रहा है, नुकसान एक आम आदमी का हो रहा है, जिसकी सुनवाई नहीं को कर रहा, जो बोलता तो है बेचारा, लेकिन उसकी आवाज ना तो खान साहब के कानों तक जा रही है, ना पीडीएम की जमातों तक जा रही है। इसलिए वो, मैं तो उनको कहता हूँ, वो गूंगे बहरे हो चुके हैं। क्यों? उन्होंने अपना नजरिया बताना है, टीवी पे आना है, अपना बयान देना है, उसके बाद खामोश हो जाना है। हम लोगों ने क्या करना है? वाह करना है। अगर हम पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, हमने फिर भी तालियां बजानी है। अगर हम पीडीएम से ताल्लुक रखते हैं, हमने फिर भी तालियां बजानी है। जो बेसिक इश्यूज है, जो बुनियादी हकूक है, उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार। चौधरी साहब, मैं आपकी बात यहाँ पर काटूंगा। कुर्बानियों की बात की जाती है, हर पार्टी कुर्बानियों की बात करती है। मेरा नहीं ख्याल कि हर पार्टी में किसी न किसी बड़ी शख्सियत ने कुर्बानी दी है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देख लें, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए, क्योंकि वहाँ उनके साथ नुमाइंदे मौजूद है, मैं इसलिए बार बार उसको कोट कर रहा हूँ, इसलिए क्या उसमें आपको कोई बड़ी कुर्बानी नजर आती है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर आप जेल भरो तहरीक में देखें तो खान साहब पीछे हट गए, इस हवाले से रोशनी डालेगा। जो भी सियासी पार्टियां होती है ना जी, कुर्बानियां तो उनको देनी पड़ती है। बिल्कुल। अगर हम पुराने दौर की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा सर्वाइव किया है। पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी, यानी कि जो भुट्टो खानदान था, वो तख्तादार पे लटका दिया गया। भुट्टो साहब के बच्चों को कत्ल कर दिया गया। एक तो उस वक्त कत्ल कर दिया गया कि जब उनकी बहन खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। बिल्कुल। एक भाई को बाहर कत्ल कर दिया गया, बेनजीर भुट्टो के ऊपर अटैक हुआ। बिल्कुल। लेकिन वो क्योंकि अवामी लोग थे, वो अवाम के अंदर थे, आखिरकार उनकी असैसिनेशन कर दी गई रावलपिंडी के अंदर। एग्जैक्टली। तो जो लीडरान होते हैं, जो सियासी लीडर होते हैं, सियासी पार्टियां होती हैं, कुर्बानियां तो वो देती हैं। चाहे जमात इस्लामी की अगर हम बात कर रहे हैं, एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, एएनपी खास तौर पे अगर केपीके की बात करें तो एएनपी की कितनी शहादतें हो चुकी हैं।
ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ شہید کر دی گئی. کو بم بلاسٹ میں ان کو شہید کر دیا گیا, ان کو ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کر دیا گیا. مجھے آج بھی یاد ہے جب 2018 کا الیکشن تھا تب بھی ان کی شہادتیں ہوئی ہیں, لیکن وہ آج بھی سروائیو کر رہے ہیں, وہ آج بھی کھڑے ہیں, ان کی پارٹیز آج بھی کھڑی ہیں. ایسے ہی اگر آپ نون لیگ کی بات کریں گے ان کے اوپر بھی یہ چیزیں ہو چکی ہیں, تو ظاہری بات ہے وہی چیزیں پھر پی ٹی اے کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں, لیکن ان کے اندر گیپ ہے بہت بڑا. ایگزیکٹلی یہاں پہ جو میرے نقطہ نظر میں, مجھے بہت سارے لوگ اس پہ نا عقل کل بھی بول دیتے ہیں, میرے اوپر کرٹیسزم بڑا کرتے ہیں کہ جی میں شاید کوئی عقل کل بات کر رہا ہوں, لیکن میں اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں نا کہ میرے نظر کے مطابق, میری سوچ کے مطابق کہ یہاں پہ جو سسٹم ہے نا پی ٹی اے کی گورنمنٹ کا یا پی ٹی اے کی جماعت کا, وہ باقیوں سے مختلف ہے, یہ گلیمرائزڈ ہے. اچھا خان صاحب کی ایک کوالٹی ہے, میں اس کو کوڈ کرتا ہوں ہمیشہ, خان صاحب نے ان لوگوں کو گھروں سے باہر نکال دیا جو کبھی باہر نہیں نکلے. وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے تھے, پاپ کارنس کھاتے تھے, ٹی وی دیکھتے تھے, ساتھ میں اپریشیٹ کرتے تھے اور وہ ووٹ ڈالتے تھے. بالکل چودھری صاحب, خان صاحب ان کو باہر نکالنے میں کامیاب تو ہو گئے, لیکن ان کا برین واش میرے خیال میں غلط سائڈ پہ لے گیا. اچھا بالکل آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا. چودھری وسیم صاحب نے جو ایک خوبصورت انداز میں اس پہ روشنی ڈالی ہے. احمد کیوں بھائی, بات امریکی سازش کی ہو جائے ذرا. امریکہ کی سازش ایک 2000 جب سے یہ ہمارا ایک حکومت اتری ہے عمران خان صاحب کی, فرام دا ویری فرسٹ ڈے جب عدم اعتماد لائی گئی, اس کے بعد سے خان صاحب کا یہ بیانیہ رہا ہے امریکی سازش. اگر آپ ابھی کا بیان دیکھیں, کوئی 1 مہینے پہلے یا 2 مہینے, میں نے ویڈیو کلپس دیکھے, اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں صاف پتہ لگ چکا ہے کہ کوئی امریکی کی سازش نہیں ہے. اس بات کو آپ مانیں گے تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ خان صاحب نے یو ٹرن لینے کا ایک جو ہے وہ ایک کورس کیا ہوا ہے, یا وہ اس چیز کو کیا دیکھتے ہیں, اس وقت سے بتائیے گا ذرا. پہلے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر دوں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پل سامنے سے ٹوٹا ہوا ہے اور آپ نے 2 طریقے ہیں, یا تو آپ یو ٹرن لے کے دوسری سڑک سے ہو کے اپنی منزل تک پہنچ جائیں, یا آپ گاڑی کو سلطان گولڈر کی طرح جمپ لگوا دیں. یہ آپ کا یو ٹرن کا, یہ میں آپ کو بتا دوں, ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہی جمپ مار کے جایا جائے. جہاں تک رہی امریکی بیانیے کی بات, تو خان صاحب نے فڈے فرسٹ پہ سائفر دکھایا. پہلے سائفر کو اگنور کرتے رہے, پھر کہتے رہے جی سائفر ہے, جو متعلقہ ادارے ہیں یا گورنمنٹ ہے وہ کہتے رہے جی سائفر ہے نہیں ہے, آیا تھا, اس کو نہیں کیا گیا, جو بھی تھا. اینڈ پہ جو بات آپ کر رہے ہیں, خان صاحب نے کہا کہ جی, خان صاحب ڈے فرسٹ سے کہتے ہیں کہ ہم ہر کنٹری سے, ہر ادارے سے, ہر سے ایک لیول پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ سے بھی اس لیول پہ, یہ نہیں کہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے طور پہ یا ایک کمی کے طور پہ ہمیں وہ بات کریں. امریکہ سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی دنیا کا ایک ملک ہے. اور جہاں تک امریکہ کا بیانیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا, سر تو آپ اگر خان صاحب نے یو ٹرن لیا ہے تو کل آپ دیکھیں پرسوں برٹش ایمبیسڈر کا بیان آیا ہے کہ خان صاحب کو کوئی پرابلم نہیں تھی امریکہ کے ساتھ, صرف ایک پرابلم تھی کہ وہ ڈرون اور وہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ والا جو انہوں نے مسئلہ ادھر کھڑا کیا تھا کہ جی انہوں نے کہا ہم اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے امریکہ نے باجوہ صاحب پہ زور لگایا, یہ اس کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے آرمی چیف پہ زور لگایا کہ سارٹ آؤٹ دس میٹر. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو کچھ ہوا, جس طرح سے ہوا, وہ کیسے ہوا, انہوں نے یہ اس پروسپیکٹ میں بات کی تھی کہ امریکہ نے صرف یہ کہا تھا کہ اس معاملے پہ آپ سارٹ آؤٹ کریں, یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو حکومت کو ختم کریں. جی اچھا احمد کیوں صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف ہی رہوں گا اس حوالے سے. اگر ہم بات کریں ٹکٹس کی تقسیم کی, ساہیوال کی طرف میں آ جاؤں گا دوبارہ سے. ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آل اوور دا پاکستان دیکھیں تو کچھ ٹکٹ تقسیم کی گئی ہیں فرا گوگی کی طرف سے, جو ایک الزام لگتا ہے. کیا اب بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو ٹکٹس کی تقسیم میں فرا گوگی کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ 2018 میں بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے, میرے ایسے نوٹس میں نہیں ہے. ٹکٹس کے دیکھیں, ہماری, میں اپنا بھی کہوں, پسندیدگی اور گراؤنڈ لیول پہ جا کے جو لیڈرشپ فیصلے کرتی ہے, وہ ہماری پسندیدگی جو ہے نا ہر دفعہ وہ نہیں دیکھی جاتی. اب کئی ایسے جگہ تھی جس میں ہم پسند کر رہے تھے کہ فلانے بندے کو ٹکٹ ملے, لیکن جب الیکشن کے ریزلٹس آئے تو وہ بندہ ویسے نہیں پرفارم کر پایا جس جو ٹکٹ لے کے. دیکھیں پارٹی کا الیکشن جو ہوتا ہے وہ صرف کسی کی پسندیدگی یا گراؤنڈ بیس پہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک الیکشن ہوتا ہے, اس میں ٹکٹ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے, کینڈیڈیٹ کی پرسنالٹی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے, برادری جو ہمارا سب سے بڑا فیکٹر ہے, اس کے علاوہ لوکل مہاجر کا ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوشن آ جاتا ہے.
तो ये सारी चीजें मिलके एक इलेक्शन बनता है। तो टिकट जो जब पार्टी तकसीम करती है तो वो कुछ ना कुछ गलत फैसले होते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये किसी की इंटरफेरेंस नहीं आती। जी, अहमद गुम साहब का आपने डिटेल में इस वाले से रोशनी डाली। मैं फिर दोबारा से वसीम साहब की तरफ आऊँगा। बात जारी थी टिकट्स के असूल के हवाले से, थोड़ा सा मुझे इस पर भी रोशनी डालिएगा कि आया आप क्या समझते हैं कि फराह गोगी या जो मोहतरमा खातून अव्वल जिसे अब कहा जा रहा है, क्या उनका क्या किरदार रहा है इस पूरे इलेक्शन में, खासकर जब इमरान खान साहब जो सियासत में थे और उसके अंदर हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें क्या किरदार था ये बताइएगा। दूसरा फराह गोगी का क्या किरदार था, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। उस्मान बुज़दार साहब अपने दौर में कहा जाता है कि गलत वज़ीरा लगाए गए हैं और उनको कुछ नहीं पता था, ऐसा आवाम कहती है या पीडीएम कहती है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, सबसे पहले तो बुशरा बीबी की जहाँ तक बात है तो मैं ज़ातियात पे जाने का जी, रिश्ते सबकी साझी होती हैं तो हमारी रिश्तों को घर तक ही महदूद रखना चाहिए। हाँ, अगर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो वो फिर खुल के ग्राउंड में आए। बिल्कुल, इल्ज़ाम तराशियाँ लगती रहती हैं। एग्जैक्टली, वो चाहे वो नवाज शरीफ साहब की फैमिली हो, चाहे वो जरदारी साहब की फैमिली हो, उनकी बहन है फरियाल ताप हो, उनके ऊपर क्या लगे, वो अदालतों में भी पेश होती हैं, वो तरीकों पे भी जाती हैं। मरियम बीबी भी तरीकों में जा रही हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगते रहे। लेकिन फ़र्क क्या है कि फ़र्क यह है कि वो उन्होंने बतौर सियासी वर्कर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो मार्केट में आ गई, वो मैदान में आ गई। जो जहाँ तक बात रही फराह गोगी की, तो ये तो हमारा बैड पैच रहा है, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो फ्रंटमैन होता है, कोई ना कोई तो अपने आप अपने मफादात का जो ना वो भरपूर फायदा उठाता है, यहाँ पे कोई ना कोई तो अपना फ्रंटमैन रखता है। ये एक अटल हकीकत है, इससे कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा, उसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं कि चाहे वो आपका फ्रंटमैन है जिसने किकबैक्स लेनी है, चाहे उसने आपको मफादात देने हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि हमारा जो सियासत है ना, ये इंडस्ट्री बन चुकी है। एग्जैक्टली, यहाँ पे जो बंदा इन्वेस्ट करता है वो उसका रिटर्न भी मांगता है, तो उसके लिए आपको किसी ना किसी बंदे के थ्रू फिर जाना पड़ता है। exactly. तो इन चीजों से तो इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बाकी वो अदारे जाने, वो इन्वेस्टिगेशन अदारे जाने, अगर उन्होंने करप्शन किया तो उनको कानून के दायरे में आना चाहिए, अगर उन्होंने नहीं की तो उनके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जहां तक बात की आपने उस्मान बुज़दार साहब की, तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया, लाउड एंड क्लियर हो गया कि खान साहब की पार्टी के अंदर के लोग अब ये कहना शुरू हो गए थे कि मेरे ख्याल में ये खान साहब का एक बड़ा गलत फैसला था कि उस्मान बुज़दार जैसा बंदा उन्होंने ला के बैठा दिया कि जिसको पता ही नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे काम किस तरह करना है। और हमारे नुक्ता नजर से या हमने जो देखा, हमने जो सहाफत की, हमने जो ग्राउंड रियलिटीज में देखा कि जितनी करप्शन का लेवल बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में आया है और जितना लॉ एंड ऑर्डर का मसला उनके दौरे हुकूमत में आया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हाँ, यही फैसला जैसे सीएम साहब अब बने थे, परवेज लाई साहब अगर पहले ही वक्त में उनके साथ को अंडरस्टैंडिंग हो जाती, इस तरह का वो बंदा, हालांकि उनकी अपनी पार्टी में बहुत सारे काबिल लोग बैठे थे जिनको वो पॉइंट कर सकते थे, लेकिन फिर बात वही पे आती ना कि खान साहब क्योंकि बादशाह सलामत है, उनका एक 1 पॉइंट एजेंडा होता है, उनको बंदा वही चाहिए होता है जो उनके सामने बोल ना सके। यस सर, बस के जो पीछे बंदे बैठे हैं वो कर रहे हैं, वो उनसे करवा रहे हैं। गुजार साहब इसी तरह आए। बिल्कुल, जी जी, लास्ट बात करिएगा। यहाँ से भाई की बात को थोड़ा सा करता हूँ। खान साहब कोई बादशाह सलामत नहीं है, जितनी क्रिटिसिज्म वो पार्टी के अंदर बर्दाश्त करते हैं ना, आज भी आप मेरे ट्विटर उठा कर देख लें, गुजार साहब हो या इमरान खान साहब की खुद की जात हो, ट्विटर पे जाके टैग करके उनको ये बात कही है कि खान साहब ये आपने चीज गलत की है, और ही बिलीव इन दैट कि मुझे वो मक्खन लगाने वाले लोग पसंद नहीं है। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो मुझ पे तनकीद करें, मुझे अच्छी चीज बताए कि जहाँ मैं गलत हूँ। बिल्कुल, तनकीद करने से बिल्कुल आपका जहाँ तक बात रही सलाह होती है, जो उन्होंने करप्शन की और बुज़दार साहब की बात की, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन जब सीएम साहब लगने थे तो तब भी आपको सारी स्टोरी का पता है कि जब हमारी पार्टी में से ही अलीम खान साहब का नाम आया था तो किसने उसके ऊपर केस बना के तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी। हमारी सर पॉलिटिक्स ही ऐसी चली है 88 के बाद। मेरे खानदान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी का पहला इलेक्शन लड़ा, सरदार अलीम साहब जीत बेच के इलेक्शन लड़ा था सर। 88 के बाद इसमें पॉलिटिक्स में ऐसा पैसा इन्वॉल्व हुआ कि गरीब आदमी, ये मिडिल क्लास मैन जो है वो सोच ही नहीं सकता। आज आप देखें, आज आप इलेक्शन की बात करते हैं तो मैं तो सिर्फ ये देख के हैरान हो रहा था कि ये इलेक्शन लड़ना कैसे है। 2600 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से तो फ्लैक्स बन रही है, आम बंदा तो सोच ही नहीं सकता। 5-10 करोड़ से कम तो इलेक्शन नहीं है जी। आप जो लगाएगा तो 10 करोड़ लगाएगा, तो फिर वो 20 करोड़ कमाएगा। बिल्कुल, बात ये कि हमारे मुल्क का सिनेरियो ऐसा बन चुका है सर, इंडस्ट्री बात उन्होंने बिल्कुल सही बात भी, इस बात में जो है वो करूंगा। और आखिरी हमारा जो है प्रोग्राम बिल्कुल एक तवील हो गया है
اور وہی بات آخر میں کرتا ہوں پروگرام کے، جب سیاست کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، چودھری وسیم صاحب آپ کا شکریہ، احمد قیوم صاحب کا شکریہ، فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں، عوام جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ سچا ہونا چاہیے، اور امید ہے کہ عوام جو ہے اچھا فیصلہ کرے گی، اور میں بھی ایک عوام ہوں اور کہ نمائندے بھی عوام سے اٹھیں اور مزید انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان کو ترقی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارا ایک اچھا لیڈر جو ہے ہم چاہتے ہیں، جو بھی چاہے وہ پی ڈی ایم سے آئے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے، کسی بھی پارٹی سے آئے۔ آخر میں اپنے ہوسٹ سید فخر زیدی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔